अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं आपके साथ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज की जो डेवलपमेंट है प्रोग्राम में सबसे पहले उस पर बात करेंगे। सबसे पहले और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं जिनमें बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब का नाम शामिल है, इनकी कौमी असम्बली में आज़ाद हैसियत का इंकशाफ हुआ है और अब इस इंकशाफ के बाद एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। मरकजी क़यादत है नए इम्तहान में फंस गई है, कैसे निपटेगी, क्या करेगी आगे चलकर, हमें यह भी देखना होगा। दूसरी जानिब हम बात करें इलेक्शन कमीशन की जानिब से 39 सरकाने कौमी असम्बली ऐसे हैं जिनकी पीटीआई से वाबस्तगी तस्लीम किए जाने के बाद भी आजाद हैसियत में इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से फहरिस्त भी सामने आई है। रवां बरस 8 फरवरी को मुनाकिद होने वाले इंतखाबात में रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान उमर अयूब ने बतौर आजाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और इस बात का इंकशाफ हुआ है पीटीआई की मौजूदा मरकजी क़यादत ने इलेक्शन कमीशन में जमा कराए जाने वाले इन कागजात नामजदगी में पार्टी से अपनी वाबस्तगी जाहिर नहीं की, तो यह बड़ा सवालिया निशान है कि क़यादत को इसका इल्म था। अगर इल्म था तो स्ट्रेटजी क्या थी? ये बहुत सारे सवालात हैं जो अब जन्म लेते हैं, इस पर बात भी करेंगे। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने की बजाय अपनी आजाद हैसियत को तरजीह दी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करने वाली मरकजी क़यादत भी कागजात नामजदगी में पार्टी से वाबस्तगी जाहिर न कर सकी। पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर न करने वाले अरकान कौमी असम्बली में जो नाम शामिल हैं उनमें अली मोहम्मद खान है, शहरियार आफरीदी हैं, शेख वकास अकरम है, हम्माद अजहर के वालिद मियां अजहर का नाम भी शामिल है, जमशेद दस्ती और रियाज फतियाना भी शामिल हैं। पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर न करने वालों में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह जिनमें साहबजादा हामिद रजा का नाम शामिल है, आतिफ खान है और सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं। ये तमाम वो अरकान हैं। आजाद हैसियत रखने वालों में असगर अली का नाम सामने आया है, मुबारक जेब है, मोहम्मद असलम घुम्मन है, उस्मान अली, जहूर अहमद, औरंगजेब भी शामिल है। दूसरे जानिब हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह भी किया है कि पीटीआई के तंजीमी ढांचे को तस्लीम नहीं कर सकते, जिसकी अदम मौजूदगी में कमीशन किसी भी शख्स की तस्दीक कबूल नहीं कर सकता। आजाद अरकान कौमी असम्बली और सूबाई अरकान असम्बली की तादाद ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की है या वो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं। इसकी वजह का हवाला देते हुए अब इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की अक्सरियत की तरफ से इस केस में सुनाए गए फैसले पर अमल के हवाले से भी कुछ मुश्किलात का सामना है। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल पंजाब भी रह चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है। अहमद उवैस साहब, अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। अभी दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। इनिशियली तो ये जो मैंने बात की आज़ाद हैसियत में जिनके नाम सामने आए हैं और फहरिस्तें सामने आई हैं कि इलेक्शन में इन्होंने आज़ाद हैसियत में भी उतरने के हवाले से कुछ इंकशाफात हुए हैं, क्या पार्टी को इसका इल्म था? क्या पार्टी की ये कोई हिडन स्ट्रेटजी थी? ये सारा मामला क्या था? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात यह है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको इलेक्शन कमीशन अब जो है ना वो इस वक्त इन बातों को जो जो इनकी कोई अदरवाइज अहमियत नहीं है उनके सहारा ले रहा है। खसियानी मिली खंबा नोचने वाली बात है कि वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। असल बात यह है कि देखिए गौहर ने बैरिस्टर गौहर ने और उमर अयूब ने इलेक्शन लड़ा, बाकायदा लड़ा और उसमें पीटीआई की तमाम जो लीडरशिप के साथ साथ उनके वर्कर्स, उनके सेकंड थर्ड लाइन की लीडरशिप ठीक है, बाकायदा उनके साथ थी और उनके साथ इलेक्शन में शामिल होते रहे हैं। ठीक। और वो और टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन जो थी उस वक्त भी उन्होंने जो लिस्टें बनाई थी, लिस्टों में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो इन्हीं किसी वजह से गए थे। बिल्कुल ठीक है। ये हकीकत तो अपनी जगह मौजूद है, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी मौजूद है। ठीक। अब ये इलेक्शन कमीशन इन बातों को उछाल कर ये साबित क्या करना चाह रहे हैं? इन्होंने कंडीशन ऐसी क्रिएट की हुई थी जिनके पेश नजर एक पार्टी को पार्टी की हैसियत से खत्म कर दिया, जो कि आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 की वॉयलेशन थी। फिर उसके बाद उन्होंने उसका सिंबल छीन लिया। इलेक्शन की प्रोटेक्ट के ऊपर उनसे एक और तमाशा किया गया कि वो इलेक्शन नहीं लड़ा है तो ये उनको खत्म हो गई, पार्टी नहीं रही बाकी। हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, 1988 सुप्रीम कोर्ट और 1989 सुप्रीम कोर्ट, जो बेनजीर भुट्टो के केस हैं दोनों जी। उसके अंदर ये उन्होंने वादा कर दिया हुआ है कि अवाम का मैंडेट को इस तरह से आप खत्म नहीं कर सकते और पार्टी का सिंबल
देना जो है ये उनका हक है और ये आर्टिकल 17(2) की वॉयलेशन है। लेकिन बहरहाल उसके बाद यहाँ भी आपने देखा चीफ साहब की फरवरी में जो बेंच बना था उन्होंने भी ये फैसला किया बाकायदा। जब ये फुल कोर्ट बैठा तो जज साहबान ने इस बात का नोटिस भी लिया कि क्योंकि वो जजमेंट रास्ते में, इसलिए ये मुश्किलात पीटीआई को गुजरना पड़ा और ये सारे हालात क्रिएट। ठीक है, मेरा सिर्फ तो सवाल ये इससे एक रिलेटेड अहमद साहब नामसाई इतना ही है कि क्या इस चीज का इल्म था और ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसे आप प्रेजेंट किया जा रहा है मीडिया के ऊपर के भी पंडोरा बॉक्स खुल गया? बिल्कुल जी। बिल्कुल इल्म था, ये कोई छुपी बात नहीं है, ये इल्म था। इल्म ना होता तो ये बकायदा ये लिस्टें तो यही तैयार करके फाइनलाइज किए हैं इन्होंने। एग्जैक्टली। ये तो पीटीआई के थे, उन्हीं का था वो। ये इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि ये उन्होंने कोई चीज मकसी रख के और ऐसा काम किया है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल इसको गलत वही बात एक रंग देने की कोशिश की जा रही थी जिसपे हम आपसे क्लैरिटी भी चाहते थे। और दूसरा जो हम मामला है, जिस सवाल की मैं बात कर रही थी कि अब जो एहतजाज के हवाले से खास किस्म की कॉल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने दी भी है और ऐलान भी किया था कि इस्लामाबाद में एहतजाज होगा, लेकिन आज तहरीक इंसाफ ने ये इजलास मुलतवी किया है। तो सदर पीटीआई इस्लामाबाद आमिर मुगल ने भी ये बयान दिया था कि अदालत ने हमें अब पीर के रोज एहतजाज की इजाजत दी है और हम अदालती अहकामात की तामील करेंगे। तो अब क्या पीर को ये इजलास होगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि सड़कों पर ही रहना है, वहीं पर अपने मामलात हल करवाने हैं, वहीं से मुज़ाकरात होंगे। आपको लगता है कि यही एक तरीका रह गया अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए ना, जो कुछ वो कर रहे हैं उसके पास और उनके पास रास्ता क्या? क्योंकि देखिए फेडरल मशीनरी जो होती है बड़ी पावरफुल होती है और गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट जो है, उसके पास इतनी पावरफुल मशीनरी उसके डिस्पोजल पे होती है। ठीक है। और अगर आप उसको उस एतबार से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें देखें, तो ये इवन तमाम के तमाम आर्म फोर्सेस भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के डिस्पोजल पे होती है। इसीलिए आर्टिकल 245 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि फेडरल गवर्नमेंट जब चाहे वो उनको भी बुला सकती है अपनी मदद के लिए। बिल्कुल ठीक। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन स्टेट। जी। लेकिन उसको मिसयूज किया जाता है, वो एक अलग बात है। तो इस लिहाज से जब वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, एक तरफ वो कहते हैं कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, इमरान खान हमसे बात नहीं करते, दूसरे ही सांस में वो ये कहते हैं कि जी इनके ऊपर तो बैन लगना चाहिए। बिल्कुल। जब ये तजादार उनकी गुफ्तगू में होगा तो आप सोचें। सर, आप इस बात को रहने देना कि वो बैन की बात करते हैं। पीटीआई एक सियासी जमात है और बड़ी भरपूर कुव्वत है, मैंडेट है आपके पास मौजूद। तो क्या ये बेहतर नहीं होता कि सड़कों की सियासत की बजाय अगर पार्लिमानी सियासत को तरजीह दी जाए तो बड़ी अच्छी प्रेसिडेंट कायम होती है इससे? तो कैसे करें ना, जब वो तो एक तरफ एक सांस में वो कहते हैं कि जी आप ये बात करें, दूसरी सांस में कहते हैं कि आप बात करने को तैयार नहीं। लेकिन टीवी पे आके उनके कुछ लोग कहते हैं कि वो आके बैठे, इमरान खान साहब खुद हथियार डाले, बानिए पीटे हथियार डाले और वो बैठे टेबल पर। ख्वाजा आसिफ का ये बयान था पिछले दिनों। नहीं जी, वो किस बात का? एक तो इनके पास झूठे मैंडेट है। इमरान खान हथियार क्यों डालेगा? इमरान खान तो एक असूल के ऊपर खड़ा है, उसी असूल के ऊपर ये बात करने को भी तैयार है, वो किसी से ना भी नहीं करता। लेकिन ये तरीका थोड़ी है कि वो आप किसी को आर्म ट्विस्टिंग करके कहें कि जी वो हथियार डाल दें वो और माफी मांग लें तो हम सारी बातें करने को तैयार हैं। तो सर इस मामले पर ये एटीट्यूड जो है ना, उन्होंने असल में, एक तो नहीं मेरी बात, ये एटीट्यूड उन्होंने असल में नवाज शरीफ से सीखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने परवेज मुशर्रफ ने जब उसकी हुकूमत को टॉपल किया और गिरफ्तार कर लिया, केस चला, तो नवाज शरीफ ने उनसे कंप्रोमाइज किया, हाथ पांव जोड़े, 10 साल के लिए लिख के दिया कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा और मुल्क से बाहर सामान लेके चला गया। ये समझते हैं कि हर आदमी ऐसे स्पाइनलेस होता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली इमरान खान ऐसा नहीं है, असूल पे खड़ा है, बगैर मर जाऊंगा तो कोई बात नहीं है, जिंदगी तो जितनी है उतने सांस ही जीने हैं ना। ये तो हो गई एक पर्सनालिटी की बात, से मरूंगा। ये तो बात हो गई अहमद साहब एक पर्सनालिटी की बात कि एक बड़ी पर्सनालिटी, एक सरबराह जो है एक जमात का, वो ये कह रहा है। लेकिन हम अगर थोड़ा ग्राउंड रियलिटीज पे जाएं तो हम देख नहीं रहे कि बड़ी नफरत फैल रही है, बड़े हालात खराब हो रहे हैं। इस बात से आप कितना मुत्तफिक है कि बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए, मिलकर एक जगह पर बैठकर? बात सुनिए जी जी, मैं समझता हूँ ये बात आप ठीक कह रही हैं। सवाल ये है कि यही वजह है कि ये फीलिंग्स जो है ये पूरी कौम को कर रही हुई इमरान खान के, और यही वजह है कि इलेक्शन में भी 3 करोड़ लोगों ने वोट डाला जी। और अब भी लोग समझते हैं कि इमरान खान जो है वो राइट साइड के ऊपर है और वो गलत बात नहीं कर रहा। ये लोग जो है ये गलत गेम खेल रहे हैं
हम बात करने को तैयार हैं। ठीक किसी है। असूल पे आके बात तो करें। मैंने तो बल्कि ये तक सजेस्ट किया था ये आपके एक टॉक शो के अंदर, बहुत जी। बारहा बल्कि मैंने ये सजेस्ट किया हम्म। कि हुकूमत को ये चाहिए, क्योंकि मैग्नेनिमिटी हुकूमत को दिखानी होती है। एग्जैक्टली। ये अगर ये सिटिंग कहे पोजीशन कि में आओ वो जी है तो हम वो राउंड आके टेबल दावत करते दे, हैं, इनवाइट करे, बिठाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसलिए अगर राउंड टेबल ये करें कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और लीडरशिप को हम बुलाते हैं कि उसमें आके शरीक हो। पीटीआई भी जाएगी, उसको भी दावत देंगे, वो भी शरीक होंगे उसके अंदर, और वहाँ कमिटमेंट करें। लेकिन अच्छा। कमिटमेंट ये करें कि हम जो कुछ पास में हो चुका हम आइन से जरा मुनहरिफ नहीं होंगे, राइट लेफ्ट नहीं होंगे, और आइन की पाबंदी करेंगे हर हालत में। और जो जो फोर्सेज जो हैं अपने अपने मुकाम के ऊपर आइन की हदूद के अंदर रह के काम करेंगी, तो देखिए मुल्क भी चल पड़ेगा, मामला भी सीधे हो जाएंगे। लेकिन वो करने को तैयार ही नहीं। तो इस टेबल टॉक पे जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस पर बैठते हुए क्या कोई बहुत बड़ा मुतालबा तो नहीं रख दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि फिर वो डेडलॉक का शिकार हो जाए इनिशियली बातचीत ही? ऐसा तो नहीं होगा? होगी, ये करें तो सही। हम नहीं होगा, ये ऑफर तो करें ना। देखिए ना, ये एक चीज करेंगे, अगर वहां पे शिकार होगा तो पता लगेगा ना सारी दुनिया को डेडलॉक किसकी तरफ से हो रहा है। हाँ, फिर तो बात सामने आ जाएगी। ये करें तो सही ना। बिल्कुल। और एक और चीज की क्लैरिटी आपसे चाहते हैं कि वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने, और इससे पहले भी बात की थी उन्होंने कहा था कि ये जो कबल अज वक्त इंतखाबात वाला मामला है, इसका कोई इम्कान नहीं है, ऐसी कोई चीज मुल्क में होने नहीं जा रही। लेकिन चले इन केस ऐसा होता भी है जी, तो क्यों नहीं है, वो इसका इम्कान तो हर वक्त मौजूद है। ठीक है, आप कह रहे हैं और भी बहुत से रहनुमा कह रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या तैयार है इंतखाबात के लिए, या मुल्क इस चीज का मुतहमिल हो सकता है? मुल्क भी मुतमिल हो सकता है। इंसाफ तहरीक इंसाफ तो तैयार है, हर वक्त तैयार है। अगर फेयर इलेक्शन जब भी हों वो तो तैयार है लड़ने के लिए। लेकिन ये वो आजम नजीर तारड़ ने जो ये बात की है ना, तो वो तो उन्होंने एक नून लीग को सामने रख के बात की है। बिल्कुल। लेकिन ये किसी वक्त ये हालात बन सकते हैं। देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ जी। उनके पार्टनर में सबसे बड़ा पार्टनर है पीपल्स पार्टी। किसी वजह से पीपल्स पार्टी कोalition तोड़ ले उनसे, उसी वक्त नए इंतखाबात की बात हो जाएगी, उसी वक्त हो जाएगी। तो फिर उसके बाद होगा क्या? क्योंकि 8 फरवरी के इंतखाबात में हमने जितना क्योस देखा, जो मिसमैनेजमेंट देखी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से थी या बनी हुई चीज थी, उसको बनाया गया था, डिजाइन ऐसे किया गया था, लेकिन फिर होगा क्या? आप क्या देख रहे हैं? मैं तो यही देख रहा हूँ कि जितनी जल्दी मुझसे बात कर रहे हैं। जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ सर। जी, मैं आपसे घबराई कर दें, हम तो इस चीज को महसूस कर रहे हैं, और मैं तो बार बार बात कर रहा हूँ कि ये जो एक ऐसी खतरनाक सिचुएशन जो पैदा हुई थी, और अब भी जो मौजूद है कि एक तरफ जो हुकूमत बना के बैठे में उनकी एक ही क्वालिफिकेशन है जो उनके पास फॉर्म 47 है। दूसरी तरफ एक मेजोरिटी पार्टी है जो बाकायदा इलेक्शन लड़ती है, और इतनी सीटें हैं जो उनकी छीन ली गई हैं, फिर भी मेजोरिटी के अंदर सबसे ज्यादा वोट लेके बैठी हुई है। तो इनको इस तरह से हुकूमतें चलती नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के आइन को अगर आप उसका प्रियम्बल देखें तो वो कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अब वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स तो वो हैं कि जिनको जेन्युइनली पाकिस्तान कौम ने वोट डाला। बिल्कुल ठीक है। अब वो चीज सामने नहीं लाने देते। फॉर्म 47 को लेके दिखाते हैं, फॉर्म 45 को जो है वो छुपा लिया, दबा दिया। ये प्रॉब्लम बनी हुई है जिसकी वजह से ये क्यास पैदा हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन इज द ओनली सोल्यूशन। जब कमिटमेंट कर लें उसके ऊपर हाथ रख के कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ही चलेंगे, और कोई बात नहीं है, हुकूमत किसी की बन जाए, पाकिस्तान के अवाम ही होंगे ना हुकूमत में। बिल्कुल। लेकिन ये सोच की बात है, जब इस सोच से अब इतनी सेल्फिशनेस से बाहर निकलेंगे और डिस्पैशनेट होकर नेशनल इंटरेस्ट में ऐसा फैसले के लिए तैयार हो जाएंगे, तो देखिए मुल्क के हालात वो जो है घंटों में और दिनों में बदलने शुरू हो जाए। और अहमद साहब, ये एक बहुत बड़ा ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन भी होगी, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा एक चैलेंज होगा दोबारा से कंडक्ट करना असर-ए-नौ सारे इंतखाबात को। वो दुरुस्त है, लेकिन कई क्राइसिस आते हैं ना, कई दफा सब मुल्कों में आए, तो बहुत दफा हो गया कि दोबारा से इलेक्शन। आज इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट दैट बिकॉज ऑफ पीटीआई। आज वो जो बीच में से अगर जो है वो इत्तेहादी जमात है,
पीपल्स पार्टी। तो नून लीग के नीचे से कदमों के नीचे से कारपेट जो खींच लेगी, हाँ खत्म हो जाएगी बिल्कुल उसी ठीक वक्त। है। एक तो बड़ा ये इंपॉर्टेंट तो बड़ी क्वेश्चन है जो इन्हीं दिनों से रिलेटेड है, जो ऑपरेशन का ऐलान किया गया है। अब उस ऑपरेशन के हवाले से आज बयान देते हैं वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के, सूबे में हम ऑपरेशन होने नहीं देंगे, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की बात हम कर रहे हैं। अब या क्योंकि उन्होंने मुखालफत की है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर दूसरी जानिब वो फेडरल में बैठ के कहते हैं कि ठीक है कर लें आप ऑपरेशन। तो सर आपको नहीं लगता कि इस ऑपरेशन की मुखालफत करके हम दहशतगर्दों को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ठीक है जैसे चल रहे हैं मुल्क में चलता रहे, ये ऑपरेशन तो उनके खात्मे के देखिए, लिए है। जी आपकी बात जरा अगर मैं सिर्फ 2 मिनट आपके लूंगा, लेकिन आपको श्योर बताऊंगा सर। कि नेशनल लेवल पे जब फैसले किए जाते हैं ना, हम्म। तो आपको पता ना कि हर कॉज का एक इफेक्ट होता है। बिल्कुल। इसलिए फैसले बड़े सोच विचार के डेलिब्रेशन के साथ किए जाते हैं, बड़े फैसले जो होते हैं। हम्म। और बड़े फैसले क्योंकि वो डिबेट होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जी। इसलिए जो केयर टेकर सेटअप बनता है वो उसका बड़ा छोटा सा मैंडेट होता है कि तुमने फ्री, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं, बस। जी। इससे बियॉन्ड तुम्हारी कोई सोच नहीं है। यही सेक्शन 230 जो है इलेक्शन लॉज का ये कहता है, 2017 का जो इलेक्शन लॉज है। अब आप बताइए ये क्राइसिस शुरू कैसे हो गई। आप देखिए कि आउट ऑफ ब्लू ये जो था अनवारुल हक ताकर जो था, जी जी। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर था। ये पॉलिसी मेकिंग था जिसके अंदर बाकायदा पार्लियामेंट में ये बात तय होनी चाहिए थी, कैबिनेट के अंदर आपस में फैसले होने चाहिए थे। उसके बाद आप अफगानी महाजरीन को निकालने का फैसला करते और उसमें एक तरीके कार निकालते। वहाँ की अफगान गवर्नमेंट से नेगोशिएशन होती, एक नहीं 2 3 4 मुख्तलिफ मीटिंग होती, उनसे कोई तरीकेकार तय होता कि अभी पहले मरहले में हम इतने निकालेंगे, फिर इतने करेंगे, इतने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से इलेक्ट होंगे। जी। आपने एकदम बगैर सोचे समझे एकदम ऑर्डर कर दिया कि निकलो यहाँ से, और निकाल भी दिया। अब क्या हुआ कि और निकाल भी दिया उनको, लाखों लोग यहाँ से जब निकाले। अब वो लोग कौन थे? उनमें से इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक कोई एक आदमी उनमें से किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में मुलविस नहीं था। ठीक है। ये ऑन रिकॉर्ड है। वो लोग छोटे छोटे मीनियल काम करते थे, कोई चौकीदार था, कोई घर का मुलाजिम था, कोई कोई कुक था, कोई बूट पॉलिश करता था, इस किस्म के काम करते। ठीक है। आपने वो इतने सालों से वहां पे बैठे हुए उनको जो एकदम से क्यों निकाला, तो उसका रिटेलिएशन हुई। उसके बाद आप गौर कीजिए, आप खुद ठंडे दिल से, ये तमाम एक्टिविटी जो है ये शुरू हुई है पाकिस्तान के ऊपर, टेररिस्ट एक्टिविटी उसके बाद शुरू हुई। और ये अगर आपको एक और मैं बहुत लिटमस टेस्ट देता हूँ जी। ये इसके होगा, ये जो काकर के इस कहने से पिछले 10 साल से चले जाइए और देखें कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान के ऊपर कितने टेररिस्ट अटैक हुए हैं, और इस उनको निकालने के बाद से लेके आज तक पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट अटैक हुए, यही आपको इस बात का जवाब दे देगा सारा। ये तो इतनी बड़ी ब्लंडर की है इस कमबख्त ने आके हमारे साथ कि पाकिस्तान को एक तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया है। फौज के लिए भी मुसीबत पैदा कर दी है कि वो क्या क्या देखें, कैसे कैसे करें। एक छोटा सा सवाल है सर इससे मुतालिक, क्या अनवारुल हक काकड़ का ये सोनली अकेले उनका, क्या ये अकेले का फैसला था? क्या वो इस कैपेसिटी में थे, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे, क्या वो अकेले इतना बड़ा फैसला ले सकते थे? यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये रिकॉर्ड पर यही बात है ना, क्योंकि केयर टेकर कैबिनेट के बाद तो केयर टेकर सेटअप जो होता है उनके पास 4-5 वजीर होते हैं, उनका ये काम थोड़ी ना होता। मैं लोगों को नेशनल लेवल उसमें लिखा हुआ है कि कोई परमानेंट नेशनल लेवल का काम, कोई प्रोजेक्ट वाला काम, कोई पॉलिसी मेकिंग का काम वो नहीं कर सकते। ये स्पेसिफिकली बाहर है इनके लिए। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने दोनों काम किए, एक ये किया, एक वो गंदम इंपोर्ट करके अरबों रुपए वो उसमें वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, आप उसके अंदर जितनी मर्जी इंक्वायरीज बिठवा लें, मुझे बुला लें, मैं उसके अंदर बिल्कुल क्लियर हूँ। उसके ऊपर उन्होंने दे दिया था। कोई क्लियर नहीं है। क्लियर कहाँ से है? ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि वो सर्टस गंदम मौजूद थी, उन्होंने क्यों इंपोर्ट कर ली, और ये फैसला इंपोर्ट का कैसे कर सकते थे? ये परमानेंट गवर्नमेंट का काम है इंपोर्ट करना या ना करना। फिर एक और काम किया इन्होंने। ये तो कहीं यहाँ पे अगर सही सिविलाइज और स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो तो ये इनको पकड़ के इनको बंद किया। वो एक जहाज, सरकारी जहाज लिया, अपनी फैमिली को बिठाया और सारी दुनिया पे चक्कर लगा के सैर करा के वापस आ गए। वो करोड़ों रुपया जो खर्च किया गया वो नेशनल एक्सचेकर थे। क्या इनका मैंडेट था ऐसा करने का?
नहीं, वो बस एंजॉय कर रहे थे सर अपने उसको कि वो है कुछ टाइम के लिए, तो बस ये होता है एंजॉय करने के लिए तो नहीं है। ये प्रायोरिटीज सर सेट ये करते होता तो हैं। जितने भी लोग आते हैं सर, ये उनकी प्रायोरिटीज हैं, वो सेट करते हैं कि कौन कितना मुखलिस है, और उनको देखिए ना, पता ये था कि यही वो तो एक मुसीबत छोटे है टाइम हमारे के यहाँ लिए पे। हैं। बस ये उनको ये यही बात तो तो है कि क्लियर हम थी। मुद्दे को एंजॉय, देखिए हम मुद्दे को एंजॉय करना जानते हैं, हम उसकी इम्प्लीकेशन नहीं जानते, हम उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना नहीं जानते, हम डिस्पैशनेट होके नेशनल इंटरेस्ट के अंदर अपनी कमिटमेंट को निभाना नहीं जानते। यही प्रॉब्लम हमारी बनी हुई है। बिल्कुल ठीक। अहमद ओवैस साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त बात कर रहे थे, और उनका यही कहना था कि अब हुकूमत बैठेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर धरने पर, तो फिर हम ये चाहते हैं कि धरने पर नहीं भी बैठते, अगर पार्लिमानी रास्ता इख्तियार करते हैं तो टेबल पर आए, बात करें। हम हुकूमत के साथ बात करने को तैयार हैं, और टेबल टॉक के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए हम इन तमाम मसाइल का हल चाहते हैं। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मजबूरी है कि हमें बाहर निकलना होगा, मुजाहिरों की, एहतजाज की, धरनों की कॉल देनी होगी, सो दैट हम अपने तमाम मुतालबात हुकूमत तक पहुंचा सके। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुए प्रोग्राम में ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जमात इस्लामी। हम देख रहे हैं कि बैठी हुए बिजली के बिलों के मामले पर, टैक्सेशन के मामले पर एहतजाज कर रही है, धरना दे रही है। सारे दिन की क्या सूरत हाल हुई, उस पर भी अपडेट्स लेंगे। स्टे विद अस।